मेरा घर कोरोना बैंक होम लोन कोरोना के कारण नहीं बच सका, इसलिए बैंक सीज किया है। अभी एक पीक टाइम दिया है घर सामान निकालने के लिए और उसका लिलाव हो चुका है, तो मैं इसके लिए क्या करूं? देखिए, दो तीन चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उनको आप पहले ही निकाल देना, जो मैं आगे भी बोल रहा हूँ। आपका मकान यदि नीलाम हो चुका है तो नीलामी वाले पॉइंट तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास पहला रास्ता ये है कि हम कोर्ट में जाएं। कोर्ट क्या करता है कि आपसे जो लोन की अमाउंट है उसका कुछ प्रतिशत जमा करने को बोलता है पहले, उसके बाद ही वो आपकी अर्जी लेने की बात करता है। यानी कि कोर्ट भी इसी दिशा में काम कर रहा है कि बैंक किस तरह से बचे रहें। दूसरा रास्ता ये है, क्योंकि बैंकों ने पूरी तरह से इल्लीगल कब्जे किए हुए हैं, जो भी बैंक लोन के नाम पर घरों पे कब्जे कर रहा है वो गलत है, एकदम से गलत है। और कोई भी आदमी नीलाम हुए मकान को कभी नहीं लेना चाहेगा और वो डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहेगा। तो आप लोग अपने घर पे उन्होंने ताला लगा रखा है, ताला तोड़कर अपने घर में घुसना मतलब नॉर्मल सी धारा है, थाने से मुचलका मिल जाता है। अगर आपने आवेदन लगाया हुआ है तो आप आज ही अपना ताला तोड़ सकते हैं, यदि आपके पास अपनी 50-100 लोगों की टीम है तो। 50-100 लोगों की टीम है तो ना आपको यहां वर्धा से बचाने आएगा कोई, ना ही यहां कोई आपको धाराशिव से बचाने आएगा, ना यहां कोई आपको मुंबई से बचाने आएगा, ना गोवा से, ना पुणे से। अगर आप यहां पनवेल की बात कर रहे हो तो आपके पास अपने पड़ोसियों की और अपने लोगों की एक टीम होनी चाहिए जो आपके नाम पर घर से निकल सके। केवल तब आपने पंगा लेना है। अदरवाइज देखिए, आप सिंपल सी बात है, अगर बैंक कागजी कार्रवाई के जरिए चलता है तो हम कागजी कार्रवाई का जवाब कागजों से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर बैंक गुंडागर्दी करता है तो गुंडागर्दी का इलाज तो संगठन ही है, कोई रास्ता नहीं है। साबित नहीं कर पाएगा बैंक कि उन्होंने वो मकान उनका है। आपके खिलाफ मुकदमा हो गया, मान लीजिए आप अपने घर में घुस गए, घर में घुस के अपना सामान आपका वहां रखा हुआ है, घर पे आपका कब्जा है, आपका ताला लगा है, बैंक ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी में घुस गया। आपने अपने बयान में लिखना है प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी है, हमने आवेदन लगाया हुआ था, हमको पहले पता नहीं था कि बैंक ने हमसे झूठ बोला है, हमसे सारा फ्रॉड किया है। अब आपको आपके मुकदमे के बाद आपको हवालात हो जाती है। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 महीना, 3 महीना हवालात में रहते हो। जब तक आप हवालात में हो तब तक आपका मकान में आपके घर वाले रह रहे हैं। जब आपके घर वाले वहां रह ही रहे हैं तो जब तक मुकदमा कोर्ट में है तब तक बैंक कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में चल रहा है मुकदमा ना, जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा और बाद में चलेंगे। पुलिस आपके मकान पर ताला नहीं लगवा सकती, क्योंकि यदि पुलिस कब्जे दिलवाने का काम करने लग जाए तो फिर जो हमारा पैसा बैंकों की तरफ निकलता है वो भी दिलवा दे। कानून के हिसाब से यदि पुलिस पैसा दिलवाने का काम कर रही है तो हमारा पैसा जो निकलता है, हम आवेदन लगाते हैं तो हमारा भी दिलवा दे। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस जो आती है वो केवल और केवल इसलिए आती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, वो आपके घर में नहीं घुस सकती, वो आपके घर को ताला नहीं लगा सकती, वो आपके घर को ताला लगवा नहीं सकती, खुद भी नहीं लगा सकती, लगवा भी नहीं सकती। तो इसलिए आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 2-4 दिन की जेल पे भी या 1 दिन के मुकदमे में भी या फिर आगे भी अगर आपका घर आपको वापस मिलता है तो मुझे लगता है कोई बुरी बात इसमें नहीं है।
बट अपनी टीम आपको तैयार करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप नाम भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आप बता सकते हैं। लोन के बारे में मराठी में मैं एक ही बोल सकता हूँ, यहाँ से आपको शिक्षित किया जाएगा, आपकी लड़ाई आपको खुद लढणी है। जैसे हम मराठी में बोलते हैं, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग भेटत नाही। त्याच्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना आपली लढाई स्वतः लढायची आहे। इथे तुम्हाला मार्गदर्शन मिळणार आहे। जसं डॉक्टरांनी आधीच सांगितलं है कि मेरे भाषण में, मेरे यूट्यूब वीडियो में मैंने सभी धाराएं बताई है, कौन सी धारा में क्या है, कौन सी धारा में क्या है। आप उसको सुन के गूगल पे जाके अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम आपके साथ में हैं। अब मेरे पास जितने भी प्रश्न हैं उसमें से ज़्यादातर प्रश्न बैंक लोन के रिलेटेड ही है। किसी का ट्रैक्टर का लोन है, किसी का घर लोन है, किसी का दुकान का लोन है, किसी का फाइनेंस रिलेटेड लोन है। तो ज़्यादातर सवाल लोन से रिलेटेड है। अब एक सवाल थोड़ा सा अलग है उमेश गमरे जी का। उन्होंने पूछा है कि स्त्री पुरुष समानता कहाँ तक सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार कर सकते हैं। 2-3 सवाल है उनके। एंड्रॉयड मोबाइल पर कैसे रोक लगाए, जेएसएम का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के ऊपर क्या रोड मैप है, जेएसएम जातिवादी खत्म करने के लिए क्या प्रयास करेगी, ईवीएम पर आपका क्या कहना है, और मैं आपके मिशन में प्रभावित हूँ। तो उन्होंने अलग सवाल पूछे हैं, तो डॉक्टर साहब को एक एक करके पूछ लेते। स्त्री पुरुष समानता कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है, तो मैं आपको बता दूं, स्त्री पुरुष समानता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब दो पुरुषों को भी एक समान पैदा नहीं किया परमात्मा ने। स्त्री पुरुष तो कहने की बात ही अलग है, कहने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको परमात्मा ने स्ट्रक्चर रूप में ही, मूल रूप में ही अलग पैदा किया है। हमारे फंक्शंस अलग अलग हैं, हमारा रोल अलग अलग है, तो समानता का कोई सवाल पैदा नहीं होता। पुरुष से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कहीं ज्यादा मजबूत स्त्री होती है। सारा का सारा दारोमदार अकेली स्त्री संभाल सकती है। आदमी मर जाए तो अपने 10 बच्चों को भी अकेली औरत पाल सकती है। औरत मर जाए, आदमी के बस की बात नहीं है बच्चों को पालना। आपको यह समझना पड़ेगा कि स्त्री को हमने अपने देश में स्पेशली बहुत सम्मान दिया था, और इस चीज को तोड़ने के लिए ही आपके लिए आपके समाज में, अपने समाज में ऐसी धारणा चलाई गई कि हम लोग अपनी स्त्रियों को मतलब अत्याचार करते थे या हम समान नहीं मानते थे। मैं अगर आज से 50 साल पहले के भारत की बात करूं, आप सब लोगों में से ज्यादातर लोग किसी ना किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने कल्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाओगे कि आपके दादाजी जितना भी अर्थ कमा कर लाते थे वो सब आपकी दादी के हाथ पे ही रखते थे। कहाँ रखना है, कितना खर्च करना है, किसको कितना देना है, ये दादी तय करती थी। घर में बच्चों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, घर में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कौन सी चीजें कैसी व्यवस्थित होंगी, सब कुछ स्त्री देखती होती थी। एक तरह से घर की मालकिन स्त्री होती थी, और आदमी सिर्फ बाहर के काम करता था, पंचायती काम करने हैं, बाहर जाने का काम है। उस चीज को इन हरामखोरों ने ऐसा साबित करने की कोशिश की कि हम अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। असली बात यह थी, हम अपने औरतों को घर से बाहर निकालने की जरूरत क्या थी। आप सोचिए, आप किसी दफ्तर में काम करते हो, मैनेजर थोड़ी ना धक्के खाता हुआ फिरता है बाहर सड़क पे, सेल्समैन फिरता है भैया, तो मैनेजर तो दफ्तर में बैठा रहता है। तो हमारी जो महिलाएं थी वो मैनेजर होती थी, वो सारी चीजें मैनेज करती थी। सेल्समैन की तरह काम करने का काम तो आदमी करता होता था, जहां जाना है उसने वो करता होता था। उसका ये मतलब नहीं था ना कि उसको मतलब रुकावट थी, कोई ऐसी कोई समस्या थी। इसी तरह से आपको भारत में छोटे छोटे ऐसे सवाल बचपन में आपसे पढ़ा करके, रट्टे मरवा करके आपसे आपकी संस्कृति के प्रति नफरत पैदा करना इनका मुख्य उद्देश्य था, जो मैंने आपके दिन के वक्तव्य में बोला था।
अब आप ये सवाल पढ़िए, सती प्रथा का अंत किसने किया? ये सवाल आपको बोला मैंने, आपने भी फटाक से आंसर दे दिया कि किसने किया, जब सती प्रथा थी ही नहीं भारत के अंदर। आप अपने दादा से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, अपने गांव में पूछिए, सबसे बुजुर्ग कोई 100 साल का आदमी है उससे पूछिए कि तुम्हारे परिवार में कितनी स्त्रियां सती हुई थी, बताओ जरा एक बारी। आपने गांव में, पड़ोस में, दूसरे गांव में, पूरे राज्य में कोई एक कहानी सुनी हो कि स्त्री कोई सती होती थी या किसी स्त्री को जिंदा जलाया जाता था? ऐसा कोई कल्चर भारत में नहीं था। इन लोगों ने हमारे कल्चर को डिफेम करने के लिए और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको गलत इतिहास पढ़ाया। ये गलत इतिहास जो है, ये गलती कर रहा है। यही गलती इस स्त्री पुरुष की समानता का सवाल लेकर के आती है। ये एलजीबीटीक्यू को लॉन्च करने के लिए ये लोग स्त्री और पुरुष को समान लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहना दो, लड़कों को लड़कियों के पहना दो, आदमी को औरत बना दो, औरत को आदमी बना दो और कोई फर्क ना रहे और जेंडर चेंज कर लो, लिंग में कोई भेद ना रहे। ये बहुत गलत है। लिंग में भेद है, था, रहेगा, सर्वदा रहेगा। जब तक हम नियम की पालना करेंगे, जब तक हम प्रकृति को पूजेंगे, जब तक हम जय जोहार बोलेंगे, जब तक हम परमात्मा में भरोसा करेंगे, तब तक स्त्री और पुरुष अलग ही रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार कर सकते हैं? अभी तो अर्थव्यवस्था है ही नहीं, अभी तो जितनी भी है वो अनर्थव्यवस्था चल रही है। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए पहले हमको अपने रुपए का मानक बनाना पड़ेगा, उस मानक के हिसाब से ही हमको आगे चलना पड़ेगा। दूसरा, हमको पैसे का ट्रांजैक्शन कम से कम करना पड़े ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और ज्यादातर काम जो भी सबको चाहिए वो सामूहिक करने पड़ेंगे और गांव के लेवल पर करने पड़ेंगे। ताकत गांव के लोगों के पास रहेगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। जीडीपी मैंने आपको बता दिया, जिसको सरकार अर्थव्यवस्था की मजबूती कहती है वो आपकी बर्बादी से ही शुरू होती है। आपकी बर्बादी ही जीडीपी की मजबूती है। तो आप आबाद होना शुरू कीजिए, सरकारों की अर्थव्यवस्था डूबनी शुरू होगी और आपकी अर्थव्यवस्था बननी शुरू होगी। एंड्रॉयड पर रोक आप नहीं लगा सकते, पूरा गांव लगाएगा। पूरे गांव को खड़े होकर जब आप एंड्रॉयड की कमियां, इसकी खासियत को कंपेयर करके उनके सामने बताओगे, उसका अल्टरनेट खड़ा कर देंगे, तो गांव अपने आप एंड्रॉयड वाले टावर उखाड़ के फेंक देगा। गांव को जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन मोबाइल की, जिस दिन आपको जरूरत ही नहीं है। आप ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हो, आपको आने जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है बाहर की दुनिया में। आप अपने गांव में आप अपना खुश हो और अपने तरीके से काम कर रहे हो। दुनिया में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी देने के लिए हमने अपने गांव की एक अलग से डिटेक्टिव सेल बना रखी है। वो इंफॉर्मेशन अपना इंटरनेट से निकाल ही लेती है, तो आपको मोबाइल की जरूरत कहां है? मतलब ये कैसे भारत की कल्पना हम कर रहे हैं जो पता नहीं आप 2 साल में ला देंगे कि 20 साल में। लेकिन फिर मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर गलत रास्ते पर आ गए थे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि यू टर्न नहीं कर सकते, हमें कर लेना चाहिए। अगर चारों तरफ इसकी वजह से बर्बादी है तो इसको बंद कर ही देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर हमारा रोड मैप क्या है? तो हमारा रोड मैप एक ही है दोस्त, कि हम लोग ये 3 चीजें आपने बोली हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मैं और 3-4 चीजें बोल देता हूं। रोजगार मैं यहां अलग रखता हूं। रोजगार इसलिए अलग रखता हूं क्योंकि रोजगार वाला पॉइंट शिक्षा में ही ऐड करके हम लोग देख रहे हैं। हम एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जहां बच्चे को तैयार करने का काम समाज की सहभागिता से होगा। माँ बाप अकेला नहीं करेगा और उस बच्चे को, हर एक बच्चे को ऐसी शिक्षा मिलेगी जिसमें वो अपने नेचुरल टैलेंट के हिसाब से ही अपनी स्किल डेवलप कर पाए। आने वाले समय में डिग्रियों का महत्व शून्य होने वाला है और केवल स्किलफुल लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। और हमको स्किल भी ऐसी देनी है जो स्किल जीवन जीने के लिए जरूरी है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करती हो, कुछ अपना क्रिएटिव करती हो।
तो हर बच्चे को स्किल मिल गई, उसके टैलेंट के हिसाब से स्किल मिल गई, और उसको समाज में स्थानीय लेवल पर कैसे स्थापित होना है ये निर्णय भी समाज ही करेगा। और इसमें हमारे रोड मैप की एक ही लाइन है जिसको हम टैगलाइन बोलते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को खत्म करना है और समाज की भागीदारी बढ़ानी है। यही एकमात्र रोड मैप का रास्ता है, और वो स्थानीय लेवल पर जरूरत के हिसाब से तय होगा। गोवा में रहने वाले आदमी के गांव की जरूरत शिमला में रहने वाले आदमी की जरूरतों से टोटली अलग है, तो मेरा रोड मैप हर जगह के लिए नहीं चलेगा। जनता सरकार मोर्चा का रोड मैप चलेगा, और जनता सरकार मोर्चा का रोड मैप ये है कि जहां की समस्या है वहां के लोग बैठकर बात करेंगे और वहां की जरूरत के हिसाब से तय करेंगे, क्योंकि जनता ही। इसके बाद जातिवाद खत्म करने का प्रयास करेगी, और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। देखिए, सरकार जब आपसे कोई फॉर्म भरवाती है तो उसके ऊपर आपकी जाति या आपका धर्म लिखवाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल हो गए हैं हमको पूरी तरह से दिन रात लोगों से मिलते हुए, और हम 17वीं ट्रेनिंग में हैं, 16वीं या 17वीं 18वीं ट्रेनिंग में हम हैं। इन ट्रेनिंग में आज तक मेरे ख्याल से हमने किसी से किसी की जाति नहीं पूछी है, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा है, हमने इसके बेसिस पर किसी से बात करना या ना करना तय नहीं किया है, उससे डील करना तय नहीं किया है। और हम ऑलरेडी एक बात बोल रहे हैं कि हम जातिवाद को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप जातिवाद पर बोलेंगे नहीं तो जातिवाद होता ही नहीं। जातिवाद पर बोलना ही जातिवाद को बढ़ावा देना है, जातिवाद का जिक्र करना ही जातिवाद बढ़ाना होता है, और इस पर हम कभी बोले ही नहीं आज तक। तो और मैं समझता हूं कि जनता सरकार मोर्चा एक नई जाति पैदा हो रही है, एक नया धर्म, एक नई कौम, एक नया परिवार पैदा हो रहा है। तो इसमें ये कह लीजिए कि हम या तो एक नई जाति बना रहे हैं जो किसी भी जाति में नहीं आती है, सब जातियों में आती है, कुछ भी कह लो आप इसको, आई डोंट नो क्या कहना है, लेकिन आप इस मेरी बात का मर्म आप समझ गए होंगे, आई होप, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ईवीएम पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? मेरे ख्याल से व्यक्तिगत सुझाव है ईवीएम बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जिस देश ने ईवीएम को बनाया था उस देश में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन मशीन को प्रोग्राम किया जा सकता है। और मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी रही है और मुझे मालूम है कि 500 वोट के बाद अगली 100 वोट हर बूथ पर उसी पार्टी को पड़ती हैं जिसकी सरकार होती है। यानी कि हर सरकार में मौजूद आदमी ये कहता है कि सुबह सुबह 7 बजे जाके सारे पार्टी वालों को बोल दो सुबह सुबह वोट डाल देंगे, क्योंकि 500 वोट तो उनकी डल गई, 1000 में से अगली 100 पक्का मिल गई। तो अगर 200 बूथ हैं अगर, तो लगभग 20,000 वोट तो उसके फ्री के हो गए जो उसके थे नहीं। यानी अगर अपोजिशन पार्टी को जीतना है तो पब्लिक में इतनी बड़ी वेव होनी चाहिए कि आप 20,000 से शुरू करोगे लड़ाई को। तो इसलिए उनको जो पार्टी, जो नेता अपना हराना होता है वहां ऐसी ईवीएम भेज देते हैं जो प्रोग्राम्ड नहीं है, और जो जिताना होता है वहां प्रोग्राम्ड ईवीएम भेज देते हैं। पीछे सी 2-3 लाख ईवीएम गायब हुई थी, उन सब का आपको पता ही होगा कि 20 लाख शायद ईवीएम गायब हुई थी, वो आपको पता ही है। और ये खेल बड़ा पुराना है, क्योंकि इसमें सुमित्रा महाजन का बेटा ही ईवीएम के रखरखाव का काम करता है, और रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी ही ईवीएम बनाने का काम करती है, और उसी कंपनी ने केजी बेसिन के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी किया था। एंड 100 बहुत सारी डॉट्स मिलके आती हैं, वो मैंने बताया था अपने आप में। तो ईवीएम तो बहुत बड़ा स्कैम है ही। हमारे को असल में ईवीएम हैक नहीं होती है, आदमी का दिमाग हैक कर लेते हैं इसके जरिए, और हमको ऐसा यकीन दिलाया जाता है कि सरकार आपने ही बनाई है। तो मैं इसके पूरी तरह से पक्ष में हूं कि ये बैन होनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, मोर्चा अपना क्या तय करेगा वो मोर्चे के लोग बताएंगे, तो आप बताएंगे भाई, मैं अपनी बता रहा हूं। मैं आपके मिशन से, हाँ, मैं भी आपको नमन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2000 के नोट अगर है तो उसका क्या करना है?
इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 7 तारीख के बाद कि 2000 का नोट जो है वो लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन उसको बैंकों में जमा नहीं कर रहा है बैंक ना। आप लेन देन में उसका यूज आपस में कर सकते हो, आप कर सकते हो, मतलब वो नहीं, कोई और नहीं कर रहा तो आप कर सकते हो उसको सिंबॉलिक। भाई देखो, आप 10 रुपए के नोट को लेन देन में इसलिए यूज कर रहे हो ना क्योंकि आपको लगता है कि वो 10 रुपए हैं तो वो भी नहीं 10 रुपए, वो भी नोट ही है। ये सारा भरोसे का खेल है। बाकी अभी आपको अगर 2000 के नोट का कुछ करना है तो आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम है, आप 2000 रुपए को आरबीआई में जाकर के किसी भी ब्रांच में अनलिमिटेड जितने भी पैसे आपके पास हैं आप अपने अकाउंट में जमा करा सकते हो, जितने भी आप चाहें नोट उतने। और दूसरा आप काम कर सकते हो कि जो आरबीआई की इशूइंग डिपार्टमेंट है उस इशूइंग डिपार्टमेंट को आप चिट्ठी लिख के या मेल करके भेज सकते हो कि ये 2000 रुपए का नोट मेरे पास है और मैं इसके बदले में आपसे नोट नहीं चाहता, मैं इसके बदले में आपसे अपने रुपए का भुगतान चाहता हूं और जब भी आपको प्रस्तुत करना होगा मैं ये नोट प्रस्तुत कर दूंगा और इसकी मैं फोटोकॉपी आपके साथ अटैच, इस मेल के साथ अटैच कर रहा हूं। तो वो आपका 2000 रुपया जो है वो आरबीआई के पास ऑटोमेटिक जमा समझो। तो जब भी आरबीआई आपको 2000 रुपए के बदले 1.5 किलो सोना देने का मन बना लेगी उस दिन वो आपसे 2000 का नोट दे करके 1.5 किलो सोना दे देगी, क्योंकि 1 रुपए की कीमत अगर 777 मिलीग्राम है तो 2000 में 1.5 किलो सोना आता है। एक सवाल है, अगर कर्जदार एक्सपायर हो गया है यानी कर्जदार मर गया है और गारंटर को सरकार कोर्ट में कैसे डाली है, चेक बाउंस करवाया है बैंक वालों ने, तो अगर कर्जदार एक्सपायर हुआ है तो गारंटर के लिए क्या मार्गदर्शन है? देखिए, बैंक आपको कभी भी कर्जदार का पैसा लौटाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि आप गारंटर थे और आपने गारंटर के तौर पर चेक दिया था। तो बैंक आपका चेक लगाकर आपके ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर बनाती, ये कहती है कि आपको उसका भुगतान करना या करवाना पड़ेगा जिसने भी वो लिया था, क्योंकि वो तो मर गया, उससे तो वो ले नहीं सकते हैं। और ऐसे केसेस में मोस्टली ये इनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, क्योंकि अगर सिक्योर्ड लोन होते हैं तो वो घर पर ही कब्जा कर लेंगे। इनसिक्योर्ड लोन के केस में वो गारंटर को पकड़ते हैं इसमें। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2-3 रास्ते हैं इसके। अगर आपने किसी का ऑलरेडी गारंटी दिया हुआ है और ऐसा डर है खाली, तो पुलिस में आप अपने चेक संख्या लिख करके भेज दीजिए कि मेरे ये चेक गुम हो गए हैं और मैंने इन पे दस्तखत कर रखे हैं, पता नहीं कोई चुरा के ले जाए और काम कहीं लगा दे तो उसको पकड़ लेना, पहले ही लिख के भेज दो। दूसरा काम है, आप अपना बैंक अकाउंट बंद कर दो, जिसके चेक आपने दे रखे हैं दूसरा अकाउंट खुलवा लो। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर वो पहले से ही आपको कोर्ट में खींच चुके हैं तो कोर्ट में आपको अर्जी देनी है कि साहब मैंने तो किसी को ये चेक दिया ही नहीं, मैंने तो खाली सिग्नेचर करके अपनी चेकबुक में रखे हुए थे, पता नहीं कौन कैसे फाड़ के ले गया इनको। क्योंकि ऊपर जो वो लिखते हैं कितनी अमाउंट और वो क्या है, ये मैंने लिखी ही नहीं है, ये तो किसी चोर ने लिखी थी, मुझे नहीं मालूम था कि बैंक की चोर है। तो बैंक वाले फंसेंगे जिसने भी लिखी, क्योंकि हैंडराइटिंग आपकी होगी नहीं। आप मेरी हैंडराइटिंग चेक करवा लो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आपके पास है ही है, तो मैंने किसी को दिया ही नहीं है, ये मैंने तो खाली सिग्नेचर करे हैं। सिग्नेचर करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो मतलब देनदारी हो जाती है। किस चीज के मांग रहा है बैंक मेरे से? वो जो बैंक ने अगर चेक लगाया भी है तो किस चीज का लगाया है, मैंने कौन सा पैसा देना था जिसको वो लगाया है, मैंने लिया होगा, उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा ना उसके पास, बैंक के पास ना, तो वो लिए होगा रिकॉर्ड दिखा दे और मैं दिखा देता हूं। तो ऐसा करके आप, ऐसा हो सकता है। लिख के भेजिए, लिख के भेजिए। बैंक ने मेरे ऊपर 138 का केस किया है, NBW कोर्ट से निकाला है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 138 ये वही है 138 का चेक वाला ही है, चेक बाउंस का ही है, एक ऑलरेडी उन्होंने जवाब दे दिया है। अब और एक सवाल है कि अगर मैं गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का आदमी हूँ, गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट का आदमी हूँ और मैंने अगर लोन लिया है और अगर मैं जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से आवेदन देता हूँ तो क्या मुझे गवर्नमेंट नौकरी में तकलीफ हो सकती है? देखिए, गवर्नमेंट नौकरी में तकलीफ आपको तब हो सकती है जब आप कोई इल्लीगल काम करते हो। हम जो कर रहे हैं ये कोई इल्लीगल काम नहीं है, ये लीगल काम है, ये सबसे कानूनी काम है।
इलीगल काम कर रहा है बैंक। हम बैंक को घसीट रहे हैं। आपका बॉस जो है, आपका अफसर जो है, वो आपके साथ खुन्नस निकालने के लिए कुछ करे और आपके ऊपर दबाव बनाए, वो अलग बात है। आपने कहीं और ठगी चोरी कर रखी होगी, वहां फंसने का डर है, तो वो और बात है। आवेदन वाले मसले पर आप गलत नहीं हैं, आप ठीक हैं और बैंक गलत है, तो आवेदन लगाने की वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी है। लेकिन कहीं और गड़बड़ की हुई है, उसकी कोई गारंटी हम लोग नहीं लेते हैं। अगला सवाल है कि सर, स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड और रक्तगढ़ चेक करने के लिए कहते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं, तो बहुत सारे झगड़े होते हैं पेरेंट्स के और टीचर के बीच में। तो अगर बच्चों का आधार कार्ड और रक्तगढ़ यानी ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कंपलसरी किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, बच्चे आपके हैं और आपके बच्चों का कोई कागज देने के लिए, उनको कोई इंजेक्शन लगाने के लिए, उनका कुछ भी जबरदस्ती करने के लिए अगर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है तो हमारे ऊपर लानत है। हमको खुद को 2-4 थप्पड़ लगा लेने चाहिए कि कोई हमारे बच्चों के मामले में हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। दूसरी बात, यदि बैंक जो है वो मान लीजिए स्कूल आधार कार्ड जमा करने की जबरदस्ती कर रहा है, आप चिट्ठी लिख दीजिए मुझे आधार कार्ड नहीं देना है। वो आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा बताइए? वो वर्दी नहीं देगा, नहीं स्कूल से नहीं निकाल सकता। अगर 14 साल से कम का बच्चा है, राइट टू एजुकेशन आपको इतनी ताकत देता है कि आपके घर में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, आधार भी नहीं है, मां बाप का कोई कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको स्कूल एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता। कोई भी स्कूल, सरकारी भी नहीं और प्राइवेट भी नहीं। आप खाली एक कागज पर यह लिख कर देंगे कि मैंने आज तक अपने बच्चे को घर में पढ़ाया है, मैंने इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र मैं इसका देना नहीं चाहता, या मैंने बनवाया नहीं है और ना मैं बनवाना चाहता, और मेरे बच्चे को इस नाम से दाखिल करिए, तो वो दाखिल करना पड़ेगा। 9वीं से बड़ा है अगर, तो वो आपके सामने ऐसा मतलब मजबूरी गिनाएंगे कि हमको पोर्टल पे डालना है, और पोर्टल पे वो आधार कार्ड को कंपलसरी बोलते हैं। तो आप बोल दीजिए मेरा मैनुअल भेज दीजिए, अगर बोर्ड इसको रिजेक्ट कर देगा तो मैं कोर्ट में बोर्ड को और तुमको स्कूल को दोनों को देख लूंगा। आई डोंट वांट टू सबमिट माय आधार कार्ड। और अगर 8वीं से छोटा बच्चा है और वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है या किसी स्कूल में पढ़ता है, तो वो केवल एक केस में आपसे जबरदस्ती कर सकते हैं, जिसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया, एक हथियार के तौर पे। और वो एक्सक्यूज क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के बारे में बोल दिया कि ना तो ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है, ये आधार कार्ड के ऊपर लिखिए, तो जिन्होंने नया आधार कार्ड बनवाया हुआ है उसके आधार कार्ड पर बैक साइड में लिखा हुआ है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। जब सीएए और एनआरसी का ड्रामा चला था तब ये बात कही थी। दूसरा, सरकार ने क्या दलील दी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ना तो ये आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र है और ना ही कहीं पर देना अनिवार्य है। तो कोई भी विभाग, कोई भी दफ्तर, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको आधार कार्ड देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसमें होती हैं जिनको शेयर नहीं किया जा सकता, जो आजकल अपार आईडी के नाम से स्कूल आपसे जबरदस्ती ले रहे हैं, जिसमें वो वैक्सीनेशन की परमिशन भी आपसे उसी अपार आईडी में ही ले रहे हैं, मतलब कंसेंट ले रहे हैं एक तरह से उसमें, कि अब आने वाले टाइम में आप फिर कोर्ट को उसमें बैंक स्कूल को ना खींच पाओ। तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक आर्ग्यूमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जब उन्होंने कहा कि हमसे कई बार एक आदमी 2-2, 3-3 जगह स्टाइफंड ले जाता है और हमसे बेनिफिट या स्कॉलरशिप ले जाता है, तो उस केस में हमको सब्सिडी वगैरह देते टाइम 3-4 जगह से ना ले रखी हो, है अभी हमारे पास अच्छा, सब्सिडी वगैरह देने के लिए आपको हमको एक यूनिक आईडी चाहिए और आधार इज द यूनिक आईडी।
तो इस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एक क्लॉज में कि कोई बात नहीं, ये कंपल्शन नहीं है जमा कराने के लिए, बट यदि आपको सरकार से कोई लाभ चाहिए, कोई स्टाइफंड चाहिए, कोई स्कॉलरशिप चाहिए, कोई सब्सिडी चाहिए, कुछ भी लाभ चाहिए, तो आपको देना कंपलसरी होगा। इसीलिए सरकार ने आपको फंसाने के लिए एक जाल बनाया है कि छोटे बच्चों को बचपन से फ्री अगर वैक्सीन लगनी है तो आधार देना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा। अगर आपको बच्चों के बाद में जब स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाना है तो आधार देना पड़ेगा। बच्चों को फ्री वर्दी, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बैग या स्कॉलरशिप या फिर मिड डे मील अगर खाना है तो आधार देना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म भरना है और वहां अगर आप आधार देते हो तो आपकी ज्यादा फीस है, आधार नहीं देते हो तो ज्यादा फीस है, आधार देते हो तो कम फीस है, तो वहां आधार देना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद में कोई बड़ा होने के बाद कोई फॉर्म भरने में रिलैक्सेशन चाहते हो, किसी तरह का सरकार से फायदा चाहते हो, कोई रिजर्वेशन वाले पार्ट पे अगर फायदा चाहते हो या किसी और एंगल पर फायदा चाहते हो तो आपको आधार देना पड़ेगा। ऐसी कुछ कंपल्शंस उन्होंने आपके लिए बना दी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मतलब उसकी आड़ में सारा खेल खेला। तो आप अगर इतना भी लिख कर दे दोगे स्कूल के अंदर कि मुझे आपका या सरकार का दिया हुआ कोई भी बेनिफिट हमको नहीं चाहिए और इसलिए मैं अपना आधार जमा नहीं करना चाहता, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको आजाद रहते हुए नहीं देखना चाहते। किसी ना किसी तरीके से आप सरेंडर कर दो, क्योंकि आपका आधार गिरवी रखकर ही आपको गिरवी रख करके कर्जा लिया जाता है। वो उस पॉइंट पर वहां चल रहा है, तो आप बचने का एक ही रास्ता है कि आप आधार से मुक्त हो जाओ। जितनी भी सर्विसेज आपने आधार के बेसिस पर ली हुई है आपको ये छोड़नी ही पड़ेगी एक दिन। नेक्स्ट, अगला सवाल है कंपनियों से लेकर। बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी की सोसाइटी का लोन लिया जाता है और कंपनी बंद होने के बाद वो सोसाइटी का लोन लोगों के ऊपर रहता है। ऐसा ही एक जेट एयरवेज कंपनी बंद पड़ी है, उसके कर्मचारियों ने क्रेडिट सोसाइटी से लोन लिया हुआ है। टोटल 2000 कर्मचारी है, उनका कर्जा बाकी है, सब डिफॉल्टर है, उनका कर्जा चुकता करने के बारे में मार्गदर्शन करें। एक बात समझ लीजिए, जो भी क्रेडिट कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो वो आपने आपका वो इनसिक्योर्ड लोन है, पहली बात। उसके बदले में वो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक नहीं ले सकता। वो आपकी सैलरी से कटना था, वो आपकी सैलरी के बेसिस पर ही था, और कंपनी ही बंद हो गई तो कंपनी का वो अकाउंट बंद हो गया तो वो नहीं कट सकता। अब ज्यादा से ज्यादा दो पंगे हो सकते हैं कि आपका जो जीपीएफ पड़ा हुआ है वो जीपीएफ जिस दिन अकाउंट में आए वो उस दिन सारा साफ कर जाए, ये ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए आप अपना वो वाला अकाउंट बंद कर दीजिए जिसमें से पैसा कटता होता था, उसको पहले बंद रखिए, उसको बंद कर दीजिए और अपना नया अकाउंट कोई खुलेगा तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा वो पैसा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, आप आवेदन लगाइए, ना तो कोई बैंक आपको फोर्स कर सकता, और अगर क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉयज हैं तो आप 1, 2 या 5 तो नहीं होंगे, 100, 200, 500, 1000 तो होंगे ही। तो अगर आप इतने सारे लोग हैं तो कुछ मत करिए, आप उस कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में एक सभा रख लीजिए। अगर वो लोन के मुद्दे पर सभा नहीं रखना चाहते तो आप पेरेंटिंग के मुद्दे पर रख लीजिए कि यार बच्चे पालने में जो दिक्कत आ रही है ना, बच्चे जिद्दी हो गए हैं, ये मानते नहीं है, लड़ाई लड़ते हैं, बड़ा समस्या है, तो इस समस्या के नाम पर अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप आ जाइए, डॉक्टर साहब का हम बुला लेते हैं। वो जिस भी मुद्दे पर आना चाहें, एक बार आ तो जाएं, एक बार आ जाएं, उसके बाद समझाना मेरा काम है, फिर आप छोड़ दीजिए टेंशन, उनको नहीं समझ में आता तो, क्योंकि एक बार समझ आ गया उसके बाद लड़ना भी सिखा देंगे, कागज भी तैयार हो जाएगा, जिसने भी एक भी कागज देखा आपको समझ में आ ही जाएगा, तो इशू ही खत्म है। क्योंकि आवेदन लग गया, उसके बाद किसी को लोन देने की जरूरत नहीं है। किसी को क्या यार, किसी मतलब आप एक आधा कोई साथी किसी का लगा हुआ है क्या आवेदन? आप में से किसी ने लगाया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मान लो इनके आवेदन लग करके इनको उस आवेदन पे यकीन नहीं होता तो यहां आते ही नहीं है लोग। सबसे पहले हमारे कपड़े बाहर डालते हैं, क्या ड्रामा दे रखा है हमको, हम ही ना आते, पहले पूछते नवनाथ भाई से, नवनाथ भाई किसी का आवेदन तो नहीं लगा रखा है, ऐसा आदमी तो नहीं मिले वहां बड़ी सभा में गालियां देने लग जाए, नहीं ना। मतलब
आपने अगर आवेदन लगाया है, बैंक आपसे कुछ नहीं पूछ सकता, उसकी औकात खत्म वहीं पे, बैंक की औकात खत्म। अब दो जगह फंसेगा, अगर कागज में जाएगा तो वहां हम नहीं जाने देंगे उसको आखिर तक, लेकिन अगर आएगा गुंडागर्दी पे तो भाई फिर गुंडागर्दी का तो इलाज फिर पब्लिक ही है। मतलब फिर घूम फिर के वहीं आएंगे, आपको अपना संगठन बनाना ही पड़ेगा, रास्ता ही नहीं है। कागज में हम नहीं जाने देंगे जब तक वो कागज की लड़ाई लड़ता है। भाई अगर कागज से ऊपर जाएगा तो फिर आपको भी कागज से ऊपर जाना पड़ेगा ना, उसी के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं जनता सरकार मोर्चा में सक्रिय सहभाग लेना चाहता हूं। फिलहाल मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन अगर मैं कर्जा लेना चाहूं और सरकार मोर्चा में शामिल होना चाहूं तो क्या मैं कर्जा ले सकता हूं? देखिए, जब आप यहां आ गए तो मोर्चे में तो आप शामिल हो ही गए। दूसरी बात, आपके पास अगर कर्जा नहीं है तो फिर आपको मैं कर्जा लेने का स्टाइल बताता हूं, आपका क्या होना चाहिए। अगर आपने कर्जा लिया नहीं आज तक तो आपको कर्जा बैंक थोड़ा सा देगा, 5 लाख दे देगा, 10 लाख दे देगा, 20 लाख दे देगा, 30 लाख दे देगा, 50 लाख दे देगा, 1 करोड़ दे देगा, तनख्वाह सैलरी और आपके एसेट के ऊपर। पर अब क्या करिए, आप यहां से जनता सरकार मोर्चा से 5 और मुर्गे पकड़िए अपने जैसे, उन 5 से मिलकर आप एक कंपनी बनाइए, उस कंपनी में मिलकर ट्रांजैक्शन दिखाइए, ट्रांजैक्शन दिखाकर छोटा सा लोन लीजिए, छोटे से लोन को टाइमली भरिए। जब उसको भर रहे होगे तो खुद ही बैंक बोलेगा बड़ा ले लो, फिर उसको भरिए, फिर बैंक बोलेगा और बड़ा ले लो। तो जब तक आपका लोन 50 या 100 करोड़ का ना हो जाए तब तक आवेदन नहीं लगाने का। और कंपनी डूब गई ऐसा अडानी भी तो बोल देता है, फिर नई कंपनी खोल लेंगे। क्योंकि कंपनी जब डूबती है ना तो मालिक पर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। आपने कल्ले कल्ले लोन ले रखे, वहां फंसे हुए हो यार। आप मिलके 5 जले लोन लीजिए कंपनी पर, कंपनी वाले पैसे से पर्सनल वाले लोन चुकता कीजिए और फिर कंपनियां डुबाते रहिए। उसके लिए सरकार ने पूरा अरेंजमेंट करा हुआ बिजनेसमैन के लिए, तो बिजनेस करिए ना आप भी बैंकों के साथ, फिर काहे को फंसे हुए हो यार। है आपका अलग अलग इसलिए रखा गया कि कहीं मिलकर ये कंपनियां ना खोल लें। उनको क्या पता कि जनता सरकार मोर्चा आ रहा है? एक सवाल है, निवेदन देने के बाद एनओसी कब तक मिलनी जरूरी है या मिलती है, और इस प्रोसेस में कितने दिन या कितना समय लग सकता है? आपको एनओसी कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर एनओसी दे दी ना, पूरा भारत मुक्त करना पड़ेगा। पूरा भारत मुक्त कर दिया तो इनके पास जो 400-500 सालों की इन्होंने जो व्यवस्था बना रखी है, 500-600 साल की, वो सारी ध्वस्त होएगी। ये अपनी व्यवस्था को ध्वस्त नहीं होने देंगे, ये मार काट मचवा देंगे, आपको आपस में लड़वा देंगे, आपके बीच के आदमी को सत्ता में पहुंचा देंगे, सत्ता में पहुंचाकर आपको रगड़वा देंगे। ये आपके ही बीच के आदमियों को आपसे लड़वा, आपके ही 2 टुकड़े करवा देंगे। जनता सरकार मोर्चा में ही 5 मोर्चे खुलवा देंगे। ये ऐसा करवा देंगे कि आप आपस में ही लड़ लड़ के मर जाओगे, लेकिन ये आपको एनओसी नहीं देंगे। तो ये लड़ाई जो आपने शुरू करी है, ये अपनी अगली पीढ़ियों तक लड़ना सिखाना है आपको। आपको अपने बच्चों को भी शामिल करना है इस लड़ाई में। हमने उनको छोड़ दिया है कहीं पीछे, और वो जो नोट आपने घर में रखे हुए हैं, जो कागज रखे हैं, उस लड़ाई पे स्पेशल एक नोट चढ़ा के रखना है कि मुझे अगर इस लड़ाई के दौरान कुछ हो जाए तो ये लड़ाई जीतने तक जारी रहनी चाहिए, ये संकल्प लेना है। तो कोई आदमी अगर आपको ये भरोसा दिला रहा है कि मैं आपको एनओसी दिलाऊंगा, तो वो फ्रॉड है। क्योंकि वो एनओसी इतनी आसानी से कैसे दे देंगे भाई?
और कौन कह सकता है कि मैं एनओसी दिलाऊंगा? कोर्ट में चलेगा ये मुकदमा। अब कोर्ट आपको 2 साल में दे दे कि 20 साल में दे, जितनी पब्लिक होगी, जितनी पब्लिक का प्रेशर होगा, उसके हिसाब से कोर्ट चलेगी। और कोर्ट को जब लगेगा कि ये ध्वस्त हो रहा है, यकीन मानिए वो सबके लोन माफ कर देगी, लेकिन आपको जीतने नहीं देगी। समझ गए ना? जब आप बहुत ज्यादा ताकत में बड़े हो जाओगे ना, तो वो माफी देगी आपको। जैसे आपने गलती कर रखी है कोई और आप माफी मांग रहे हो, आप अदायगी करने के कागज लगाते हो कि हम पूरा चुकता करेंगे, लेकिन बैंक आप सबके माफ कर देगी कि जाओ सबका माफ किया, अब 0 से शुरू करते हैं। तब क्या करोगे आप? फिर दे देगी एनओसी, कोई नहीं, तुमको अगली पीढ़ी को रगड़ेंगे। फिर वो ऐसा प्लान कर लेंगे कि आपका फिर इंतजार कर लेंगे। तो वो आपको जीतने नहीं देंगे, बस ये सोच लेना, आपको धक्के से ही जीतना पड़ेगा, है ना? फिर से वो ऐलान होना जरूरी है कि गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर फिजिकल करेंसी नोट के ऊपर लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपया 200 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, वही डिजिटल नोट पे भी अगर लिखा है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? रुपया मानक है, भारत की करेंसी है। सीबीडीसी के अंडर में जो रुपया है उसका नाम रुपया नहीं है। जब तक हमारी करेंसी का नाम रुपया रहेगा, तब तक रुपया मानक रहेगा। तो जब आपने यूपीआई से पेमेंट किया, आपने ट्रांसफर किया डिजिट में, आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया, या आपने ये क्या करते हैं वो अपा बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, एनएफसी पता नहीं क्या, आरटीजीएस वगैरह, जब तक वो कर रहे हो तब तक वो रुपए में कर रहे हो, तब तक वो रुपया रहेगा। और रुपये का मानक 777 मिलीग्राम सोना है। बट सीबीडीसी में रुपया नहीं है उसका नाम, सीबीडीसी में उसका नाम है ई रुपया। नाम बदलते ही रुपए का मानक खत्म। तो वो 777 मिलीग्राम 0, और अगली पीढ़ी को मालूम ही नहीं है कि 777 मिलीग्राम सोना क्या है, तो मानक उसी टाइम 0 हो जाएगा। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, पहले जो मानक बना वो बना 10 रुपया बराबर 1 सोने की मोहर, 10 रुपए की एक मोहर। अब सोचो, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया 15 रुपए की एक मोहर। मोहर का मतलब 1 तोला सोना। पहले 10 रुपए में 1 तोला सोना आता है, और फिर 15 रुपए में 1 तोला सोना आता है। अब सोचो, मेरे पास 150 रुपया रखा हुआ है, और मैं बीवी को बोलता हूं, मान लो मैं बीवी है, मैं बीवी को बोल रहा हूं कि भगवान वो जो 150 रुपया रखा है तेरे बैग में, वो कल दे देना, कल इसका सोना ले आऊंगा। अब कितना सोना आएगा उसमें? 15 तोले सोना आएगा। 15 तोले, 15 मतलब जो 150 रुपया रखा है, 150 रुपये में 15 तोले सोना आएगा। जिस दिन मैं भगवान से बात कर रहा हूं, उसी दिन सरकार संसद में नियम बना रही है 1882 में। वो कह रही है कि कल से एक मोहर 10 रुपए की नहीं होगी, 15 रुपए की हो जाएगी। तो भगवान भी सोच रही है कि 15 तोले सोना आएगा, और अगले दिन जाकर के मैं बैंक में जाता हूं कि मेरा सोना दे दो, और वो मुझे 10 तोले सोना पकड़ा के बोलता है ले हो गया। मैंने कहा 5 तोले और दे, कहते नहीं, कल नियम बन गया कि एक मोहर 15 रुपए की हो गया है। मेरे घर में 150 रुपया रखा था, अचानक से पैसा गायब हो गया। समझ गए ना? 1/3 सोना टक से गायब हो गया। ऐसे ही पहले दिन हमारे पास जितना रुपया रखा है उसके बराबर 777 मिलीग्राम सोने के बराबर सोना रखा है। रुपया रखा मतलब सोना रखा, और वो आपके दादा ने कमाया, आपके पापा ने कमाया, पिताजी ने कमाया, माता ने कमाया, सारी मेहनत की कमाई करी, खेतों में काम किया, बैलों ने काम किया, आपकी सारा जो जितना वर्क फोर्स था वो सारा लगा दिया,
और फिर अचानक से सरकार ने एक दिन संसद में पास कर दिया कि कल से रुपए के बैंक में कोई सोना नहीं होगा। तो जो रुपया था, वो जो आपका घर में 1 क्विंटल सोने का रुपया रखा हो या 1 किलो सोने का रुपया रखा हो, उसी टाइम जीरो हो गया। नहीं समझे? आपके बाप दादा की कमाई, आपकी जमीन, आपकी असली पूंजी को 1 मिनट में शून्य कर दिया। यह खेल है रुपए की डिवैल्यूएशन का। इसी से बचने के लिए मानक बनाया गया था, इसी से बचने के लिए कहा गया था कि किसी का शोषण ना हो, इसलिए मानक को कभी कोई छेड़ नहीं सकता। और हमारी आईपीसी में बकायदा मेंशन्ड है कि जिसने छेड़ा 10 साल की आजीवन कारावास सजा होगी। तो जिसने भी ये पंगे लिए हैं ना रुपए के साथ, वो सब अंदर जाने वाले हैं अगर पब्लिक खड़ी हो गई तो। पब्लिक को मालूम ही नहीं है, वरना ये आपके पैसे को जीरो करते रहेंगे। आप कमाते रहना जितना मर्जी। अभी आपने कमाया, पूरा दिन मेहनत करके घर बनाया, हा करके आपने 20 करोड़ 2 करोड़ रुपए में घर बना लिया, अभी फ्री हुए। इतने में आके बोलता है कि बोल बेचना है क्या? 4 करोड़ में बेच दे, जितने मर्जी छाप के ले आए हो। आपकी पूंजी 4 करोड़ में ले जाए और कल को कह दे कि भैया 4 करोड़ जो रुपया आपको दिए थे कल से लीगल टेंडर नहीं है। सोना तो हमेशा लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन कागज का टुकड़ा थोड़ी ना रहेगा। आपका जो कागज का रुपया है ये ई रुपये में कन्वर्ट हो गया। 1 हफ्ता लाइट नहीं आई, 1 हफ्ते के बाद इंटरनेट खोल के देखा तो सब शून्य मिला, फिर क्या करोगे? ये पहले भी हो चुका है, आपके पुरखों के साथ भी हो चुका है और ये आपके साथ भी होने वाला है। इसी से चेताने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। समझ गए ना क्या होने वाला है? ऐसे ही रातों रात सब गायब होने वाला है। आप सब सोचेंगे कि मैंने आवेदन दिया है, मैंने चिट्ठी दी है और मेरा नाम कब आएगा, मेरा सवाल कब आएगा। मुझे भी लिमिटेशन है, समय की भी पाबंदी है, तो मैं ऐसे ऐसे सवाल निकाल रहा हूं कि जिससे कुछ अलग जवाब हमें डॉक्टर साहब से मिले। तो कृपया समझ लीजिए, नहीं तो हर एक ऐसे सोचेगा कि मेरा सवाल क्यों नहीं आ रहा है, मेरा सवाल क्यों नहीं आ रहा है। सबके सवाल मेरे पास है, लेकिन कर्जे के रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जो भी सवाल है, अभी हमारे साथी ही इतना तैयार हो चुके हैं कि वो बैंक से रिलेटेड या कर्जे से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो उनके आंसर आपको लोकल लेवल पे या बाकी साथी भी दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ है तो उनसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अलग अलग सवालों पे जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं एक एक पर्ची थोड़ा सा अलग अलग निकाल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे यार मेरा सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। और एक सवाल ऐसे आया है कि मुझे ट्रैक्टर लोन, मेरे पास ट्रैक्टर लोन है, अगर मैं ट्रैक्टर लोन नहीं भर पाया तो ट्रैक्टर की चाबी यानी किसी भी गाड़ी की चाबी फाइनेंस या बैंक वाले के पास रहती है और वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं और हमसे फ़ाइन ले लेते हैं। फ़ाइन जमा करने के बाद गाड़ी फिर देते हैं, फिर से अगर 1 हफ्ता या 1 इंस्टॉलमेंट रुक गया तो फिर से तकलीफ देने आते हैं। तो ऐसे में गाड़ी उठाना ये लीगल है क्या, या गाड़ी उठा के ले जा सकते हैं क्या? पहली बात, गाड़ी की चाबी गुम हो गई है, ट्रैक्टर की चाबी गुम हो गई है, पुलिस में दर्ज करा दो पहले ही एप्लीकेशन देके कि गुम हो गई है, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। ठीक बात। नंबर 2, आप अगर वो लीगल होता तो पहले वो आपको नोटिस भेजेगा। वो आपको नोटिस नहीं भेजता है, वो आपकी गाड़ी को सड़क पे रुकवाता है और तब आपसे छीन कर ले जाता है। तो आपके पास समझ होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी को और आपके ट्रैक्टर को उठाना कंप्लीटली इलीगल है। और जब भी आपसे कोई ऐसा करने लगे उसको सीधा बोलो कि मैंने आवेदन लगाया हुआ है और जब तक उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ भी पे करने वाला नहीं हूं। तीसरा, अगर फिर भी वो जबरदस्ती करता है तो उसको सीधा एक ही बात बोलना है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, पहले भाई को फोन करके मैं मोटरसाइकिल मंगा लेता हूं ताकि मुझे जाना ना हो, और 112 पे कॉल कर दो। 112 पे कॉल करके बोलो, पहला शब्द ये बोलो कि सर मेरा नाम फलाना ढिमकाना है, मैं फलानी ढिमकानी जगह पे बैठा हूं, यहां पर 4 गुंडे आकर के मुझसे मेरी गाड़ी छीन रहे हैं, या 2 गुंडे आकर गाड़ी छीन रहे हैं, उनकी गाड़ी का नंबर ये है, ये बिना नंबर की गाड़ी से आए हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारी गाड़ी को जबरदस्ती छीनेंगे। और भाई मैं तुमको बोल रहा हूं चलो थाने में अगर तुमको गाड़ी चाहिए तो।
थाने में जा करके वो कागज दोगे, थानेदार कुछ नहीं कर सकता और वो थाने का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, और ऐसा पहले हो चुका है। इससे भी बड़ी बात दो हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस देखी हो, हमारे मोर्चे में भाई सुशील नरवाल हैं और उनकी टीम जब वहां उनको जब मालूम पड़ता है कि किसानों के ट्रैक्टर उठा लिए गए हैं, तो एक किसान के ट्रैक्टर की 4 किस्तें पेंडिंग थी। एक किस्त टूटने पर वो उसको ले गए, एक किस्त नहीं भरी तो वो डिफॉल्ट होकर के वो आ गए घर से और ट्रैक्टर उठाकर ले गए। अपने साथियों को पता चला सुशील भाई को, वो टीम लेकर के पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने बैंक के बाहर धरना दे दिया, यार्ड के बाहर। जो यार्ड का जो मालिक था, पंचायत में यह फैसला हुआ कि बाकी की 4 किस्तें, पहले तो वो लिखित में माफी मांगी, फिर जो 4 किस्तें थी वो 4 किस्तें यार्ड के मालिक ने कोई भरनी है। 2,80,000 रुपए का चेक लेकर के घर आए और ट्रैक्टर भी लेकर के आए। ये संगठन की ताकत है, समझे ना, ये संगठन की ताकत है। गांव से ट्रैक्टर उठा ले कोई तो हम पे लानत होनी चाहिए। 50-100 लोग भी अगर हम आज भी लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए तो फिर कोई लाभ नहीं धक्के खाने का सुबह से लेकर रात तक। इतनी नॉलेज होने के बाद तो आप मतलब जिधर झाड़ू मारो आदमी निकलना चाहिए, मतलब इतने आदमी हो जाने चाहिए यार ना, कि मतलब ऐਵੇਂ ही कुछ भी करो आदमी होना चाहिए वहां पर। तो आप निकल नहीं रहे हैं तो इसलिए डरते हो। जिस दिन निकलोगे ना, लोगों की पूरी फौज आपके साथ आएगी, दिक्कत ही नहीं है। बस हिम्मत करके निकलो। आपको लगेगा शुरू शुरू में कि यार लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो कब नहीं मानेंगे, जब आपके पास उनके पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं होगा, तब नहीं मानेंगे वो। उनको आपको सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन मांगा, उसने सोल्यूशन मांगा और आपके पास उसका कोई जवाब संतोषजनक है, तो वो आपसे क्यों नहीं जुड़ेगा बताओ आप? वो जुड़ेगा। हाँ, संतोषजनक जवाब नहीं है तो फिर अगली बार के लिए तैयार रहिए। ज्यादा से ज्यादा पहले 100 लोग होंगे जो आपसे नहीं जुड़ेंगे। 100 सवालों से ज्यादा सवाल नहीं उठेंगे समाज में। वो 100 मतलब एक सवाल पे जहां अटके वो आदमी आपसे जुड़ा नहीं, लेकिन उसी सवाल के जो 20 आदमी और मिलेंगे वो तो जुड़ेंगे। फिर अगले सवाल का आदमी नहीं जुड़ा लेकिन उससे अगले तो जुड़ेंगे। ऐसा करके आप ज्यादा से ज्यादा 100 जगह से रिजेक्ट करे जाओगे। 100 जगह की रिजेक्शन पहले दिमाग में लेके चलो, 101वीं के बाद आदमी ही आदमी है, टेंशन नहीं है। फिर तो लग जाओ उस पर, जुट जाओ काम पे। भाई का सवाल है कि लोन तो लिया है और आवेदन भी लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे आवेदन लगने से जो जामीनदार है, गारंटर है, उनको अगर तकलीफ होती है तो गारंटर हमसे नाराज हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या जवाब होगा? देखिए, गारंटर आपका भाई है, आपका दोस्त है, उसके साथ आपने रिश्ता खराब नहीं करना है। मैं आपको सलाह दूंगा, अपने भाईचारे के साथ रिश्ता खराब नहीं करना है। बैंक के साथ जितना मर्जी रिश्ता खराब करिए, तो पहले अगर आप ये कदम उठाओ तो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उठाओ। पहले ही उसको बोलो तुमने क्या क्या कागज दिए हुए हैं जब गारंटर बने थे। उसने चेक अगर दिए हुए हैं तो उसकी एप्लीकेशन दे दो कि ये चेक लगा रखे हैं। उसको लगता है कि वो तुम्हें दुखी करेंगे तो तुम उसको जवाब बता दो, या उसको गारंटर को पहले अपनी किसी मीटिंग में ले आओ। जब उसको भरोसा हो जाए फिर दोनों गारंटर भी ले, फिर बड़ा सा लोन फिर आप भी लो, कंपनी बना लो गारंटर के साथ लग के, फिर क्या टेंशन है। अगर डिजिटल रुपया नहीं है तो फिर क्या है? आरडीआई एक्ट 1934, कॉइनेज एक्ट, पेपर करेंसी एक्ट खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? गोल्ड स्टैंडर्ड निकल जाएगा तो क्या होगा? फिर तो हम आगे कैसे लड़ पाएंगे? अभी बारिश आ जाए तो क्या होगा? सबको दस्त लग जाए तो क्या होगा? सब मर जाए तो फिर क्या होगा? ऐ हो जाए तो क्या होगा? वो हो जाए तो क्या होगा? हाइपोथेटिकल खुद ही सोची जाओ। आपको अभी हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा? समस्या ही खत्म हो जाए। काहे को बिना मतलब जो सामने है उससे लड़ लो ना भैया। बाकी रही बात आपकी कि ये खत्म हो जाए, तो भैया नहीं खत्म हो सकता। हाँ, वो तैयारी में है।
आदमी को आदमी कहने के मानक और औरत को औरत कहने के मानक भी खत्म हो जाएंगे फिर, जिसकी वो तैयारी में है। फिर समाज को समाज कहने के मानक भी खत्म हो रहे हैं, जिसकी वो तैयारी में है। वो मानक खत्म करने की तैयारी में है, हमको मानक खत्म नहीं होने देना है। यही तो लड़ाई है, और क्या है? कि सिद्धांत की तो लड़ाई है ना, प्रकृति की तो लड़ाई है, कुदरत को बचाने की तो लड़ाई है, परमात्मा के साथ जुड़ने की तो लड़ाई है। लड़ाई क्या है अपनी? यही तो है ना, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है ना, बीज बचाने की लड़ाई है। अगर वो ये करने में कामयाब हो गए तो बीज ही समाप्त हो जाएगा। यही तो नहीं करने देना है उनको, तभी तो निकले हुए हैं। सवाल आया है कि पति की दूसरी शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पैसों के लिए मुझ पर निर्भर होना, घर के लिए कर्जा, गाड़ी के लिए कर्जा, इन सब वजहों से मैं अब मेरी बेटी के साथ मेरा खुद का घर छोड़ के रेंट पे रहती हूँ। न्याय व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, इन सब से परेशान हूँ। अब मेरा घर, पति और मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए 15 लाख का कर्जा है। देखिए अगर आप यहाँ पर हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों से जुड़ने के लिए तो आप तैयार हैं ही। जो परिवार की लड़ाई है उसमें तो खैर परिवार ही आगे आएगा। समाज को कितना आपने शामिल किया है, ये तो भूतकाल में जितना समाज को शामिल किया उसके बेसिस पर ही कुछ तय हो पाएगा। रही बात बैंकिंग व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसका तो सत्यानाश पहले ही हुआ पड़ा है। न्याय व्यवस्था आपको न्याय देने के लिए है ही नहीं। बैंकिंग व्यवस्था भी है तो आपको लूटने के लिए ही। बाकी 15 लाख का अगर कर्जा है मकान के ऊपर जो इसमें लिखा हुआ है, तो कर्जे के आवेदन हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन टीम तो आपको तैयार करनी पड़ेगी। आपकी अपनी टीम होनी चाहिए। जिसकी भी टीम है वो अपनी टीम को बढ़ा करके आगे बढ़ाए, क्योंकि लड़ना का एक तरीका आपको समझ में आना चाहिए सबको, कि जिसकी लड़ाई है वो फ्रंट में रहेगा लड़ते वक्त, बोलेगा वही लड़ते वक्त, या वो बोले या उसके परिवार का कोई व्यक्ति बोले। अगर जेएसएम का कोई व्यक्ति लड़ेगा तो फिर आपको हमेशा यही उम्मीद रहेगी कि मुझे बचाने आओ, मुझे बचाने आओ, मैं फिर मरने वाला हूं। लेकिन हम आपको ताकत देने वाले हैं, आपके हाथ में हथियार देने वाले हैं कि कोई आके दिखाए मैं लड़ने वाला हूं। हमको लड़के मरना मंजूर है, हम सड़के नहीं मरेंगे। अपने को नियम बनाना है कि हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। बाकी साथ देने वाले तो फिर अपने आप आ ही जाते हैं, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी और के भरोसे अपनी लड़ाई चालू नहीं करनी है। लड़ाई चालू करनी है अपने भरोसे, अपने विश्वास पर। और इसमें जितनी मदद अपने से हो पाएगी वो अपन संगठन रूप में जुड़ी गए हैं, तो एक दूसरे से जब बातचीत करेंगे तो आगे समस्याओं का समाधान निकलता रहेगा धीरे धीरे करके। मकान वाले केस में क्योंकि यदि आप महिला हैं तो आपके केस में आपको साथी यहाँ मिल ही जाएंगे। आपको यहाँ आपके भाई बहन आपको पीछे तो छोड़ेंगे ही नहीं ना जब आप लग जाएंगे। लेकिन केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यदि आप जुड़ेंगे तो फिर थोड़े दिनों बाद बाकी के लोग भी आपसे पीछे हट जाएंगे। तो आप समाज के लिए आगे आए, समाज आपके लिए आएगा। यही नियम है कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, एक हाथ को दूसरा हाथ चाहिए धोने के लिए। मेरा 2,02,000 का इंश्योरेंस है HDFC का, तो मुझे वो भरना है या नहीं भरना है? और LIC में भी ऐसे ही है, तो इंश्योरेंस भरना है नहीं भरना है? नहीं, कल सुबह अगर लेटरिन का प्रेशर बनेगा तो मेरे से पूछोगे हगना है कि नहीं हगना है। भरना है भर दो, नहीं भरना है नहीं भरो यार, आपकी मर्जी, आपका पैसा, जैसे मर्जी करो। उसमें जितनी लड़ाई लड़ने का तरीके हैं वो सब बता ही दिए हैं आपको। अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है आप फ्री हैं दोस्त। मैं कौन होता हूं आपके निर्णय लेने वाला? मैं तो आप जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हो वहां पीछे खड़े हो सकता हूं, मैं तो वहां साथ खड़ा हो सकता हूं। मैं डिसीजन नहीं लूंगा आपके बिहाफ पे। एक बहुत ही इमोशनल सवाल है। जब भी क्रांति होती है तो कोई एक नेता उभर कर सामने आता है या कोई एक प्रचारक सामने उभर कर आता है। जैसे कि हमने सबने देखा है कि राजू भाई दीक्षित, जिससे हम सब लोग इंस्पायर है या जिनके लिए या जिनकी वजह से हम सब संगठित है, तो राजू दीक्षित जी भी ऐसे ही प्रचारक बन के फिरते थे और उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया
और उनके जाने के बाद आज हमें उनकी कीमत या उनकी कमी खल रही है। अब लोगों को इमोशनली आपसे सवाल पूछना है कि आप भी पूरे भारत में प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए निकले हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लोगों का आपको एक इमोशनल सजेशन या निवेदन है, ऐसा बोल सकते हैं। मैं अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता हूँ, सोता भी हूँ, खाता भी हूँ, हगता भी हूँ। इससे ज़्यादा मैं सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ अपनी? अगर हमने सुरक्षित समाज बनाया होता तो हमें यह डर नहीं होता, और यदि समाज सुरक्षित नहीं है तो मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूँगा? और इसलिए हमने आपको बताया है कि एक प्रचारक के भरोसे रहोगे तो हमेशा ऐसे ही मार खाते रहोगे। इसलिए हमको प्रचारकों की पूरी फौज तैयार करनी है। यही तो जनता सरकार मोर्चा का ध्येय है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ व्यक्ति का कोई रोल ही नहीं है। हमने आपको बताया व्यक्ति गौण है। यहाँ व्यक्ति को गौण करोगे तो ही जिंदा बचोगे आप। और फिर रही बात सुरक्षा की, तो भैया 2-3 रास्ते होते हैं सुरक्षा के। दुश्मन ने अगर हमको मार दिया तो हमारा भी फोटो राजू भाई की बराबर में लग जाएगा, इससे बढ़िया बात ही नहीं। और अगर दोस्तों ने मार दिया तो फिर भाई आप सबके ऊपर शक करना पड़ेगा। अगर इस बात से डरेंगे तो फिर तो आपके हाथ का खाना भी नहीं खाना, फिर तो इतना डरना पड़ेगा। अब अगर हम सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा में किसी सुरक्षा गार्ड को रखें तो सुरक्षा गार्ड भी मार सकता है, या हमारी सुरक्षा करते वक्त वो कोई बच्चा मर जाए तो उसकी मां को उसका बेटा मैं कैसे दूंगा? मेरे से तो ये कर्जा इतना नहीं बोझ रखा जाता। और फिर क्या देंगे हम उसको बदले में? 10,000 15,000 रुपए। 15,000 वाला 20,000 वाला आदमी किसी की जान की रक्षा कैसे कर सकता है? तो जान की रक्षा करने का काम उसके ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर। हमको इसकी चिंता नहीं करनी है। हमको चिंता करनी है कि आज जो काम उसने हमारे हिस्से में दिया है वो हम कितने ईमानदारी से पूरा कर पा रहे हैं। आज का काम ईमानदारी से करो, बाकी देखी जाएगी। और मैं और आप अगर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं या डरते हैं ना, तो हम बड़े बेवकूफ हैं, हम बड़े मूर्ख हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हमारी प्लानिंग तो शायद हो सकता है कि ये पनवेल वाली ट्रेनिंग करने की हो, और ऊपर वाले ने प्लानिंग कोई और इतनी बड़ी कर रखी हो। आप एक आदमी को बचाने की बात कर रही हो या कर रहे हो, क्या पता ऊपर वाला एक आदमी को मार के करोड़ों लोग बचाने की बात सोच रहा हो। तो क्या पता किसके आने से क्या होता है, किसके आने से क्या होता है। ये चिंता मत करो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। सिर्फ एक ही चीज की चिंता है कि इस वक्त आपके हाथ में जो काम है और आपकी जो आज जिम्मेदारी है उसको कितने ईमानदारी से आप निभा रहे हो। मुझे चैन की नींद आती है क्योंकि अपन ईमानदारी से लगे हैं, बाकी आपकी आप जाने। जनता ही सरकार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लोन के लिए सबने सवाल डाले हैं, और लोन के छोटे छोटे जो सवाल हैं उनके आंसर तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन रुपए का इतिहास क्या है, रुपए का इतिहास कैसे बदला है, और रुपया डिवैल्यूएशन कैसे हो गया है, तो इसका पूरा एक लेक्चर, एक आधा पौना घंटा या 1 घंटे का पूरा रुपये का इतिहास, इसके ऊपर एक लेक्चर पूरा होना चाहिए, ऐसा एक निवेदन आया है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, और लोन रिगार्डिंग है, किसी का गाड़ी का है, किसी का घर का है, किसी का फैक्ट्री का है, किसी का कलेक्टर के पोजीशन में है, ऐसे अलग अलग सवाल है सबके। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि रुपए का इतिहास मालूम पड़ना चाहिए, और ये सब कैसे बदलते चला गया। तो इसके ऊपर अगर देवेंद्र जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो शायद हो सकता है कि सबको रुपये का इतिहास मालूम पड़े। अपने रुपए पर 2 वीडियोस हैं। एक रुपए का इतिहास कैसे बदला, इसकी एक वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, उसको अभी पब्लिक नहीं किया है, और उसको पब्लिक कर देंगे बड़ी जल्दी ही। और उसको एडिट करने का प्लान था, लेकिन उसको ऐसे भी कर देंगे। तो रुपये के इतिहास पे ऑलरेडी सब कुछ बना है। दूसरा जो आपका सवाल था, दूसरा क्या था, कर्जे वाला पॉइंट जो था ना आपका, तो आप सब लोगों ने जिनके भी कर्जे वाला इशू है, देखो मैंने आपको बताया पेपर में आपको क्या देना है, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और बैंक का नोटिस,
बस दो ही चीजें हैं, आप नोट कर लीजिए। जिसने भी अपना आवेदन लगाना है, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और बैंक का नोटिस, और कुछ जानकारी है वो आपसे, आपके साथी आपसे ले लेंगे। यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिए, मान लीजिए आपने नवनाथ भाई को भेज दिया लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और बैंक का नोटिस, तो नवनाथ भाई इसको भेजेंगे हमारी टीम के पास, जिनको भी असाइन होगा, जिसको भी वो असाइन होगा वो भेजेंगे फिर वीर सिंह के पास। लास्ट में वीर सिंह के पास एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर में एंट्री होगी आपकी। अगर उसमें आपकी एंट्री नहीं है तो आपका, इसका मतलब यह है कि आपका जो आवेदन है किसी और ने लगा दिया। क्योंकि देखिए आवेदन का जो फॉर्मेट है वो कोई भी वकील उठा के लगा सकता है, वो तो क्योंकि वकीलों का बड़ा, उनको लगता है कि बस आवेदन का प्रारूप दे दो हम फटाफट लगा देंगे ऐसे ही। आवेदन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जब कल को सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो बेनिफिट लेना होगा फिर वो उनको मिले जिन्होंने संगठित रूप में काम किया है। घर में बैठ के अकेले दुकान खोल के बैठा है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उनको फिर लठी पड़ने वाले हैं। तो आपका रजिस्टर में कितने नंबर पे एंट्री है ये आप अपने साथी से पूछ लेना कि हमारे वाला आवेदन कितने नंबर पे एंट्री हो रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप का आवेदन ही वहां ना जाए और घर पे ही बना के दे दे कोई आपसे। तो उसके लिए हमने एक सहयोग राशि रखी है 10% की। हम इसको दो तरीके से देखते हैं कि ये सहयोग राशि 10% शुरू में नहीं देना है आपने। अगर आप मजा लेने के लिए लड़ रहे हो फिर तो दे दो पहले ही। मान लो आपने 1-2 करोड़ का लोन ले लिया था, अभी आप 10% दे करके मोर्चे को मजबूत करो। अभी अभी लिया है अगर आपने और उस फिर देना नहीं है। लेकिन अगर आप परेशान है पहले ही और आपसे चुकता नहीं हो रहा है तो फिर आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको अभी 10% देना है। फिर आपसे आवेदन तैयार करने का एक नॉमिनल सा अमाउंट हम लोग लेंगे, जो उधर जो जमा होता है उधर के। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ती है। अभी आप, जब हमने इस केस को लड़ा था उस वक्त की बता रहा हूं मैं, कुछ 23-24 किसान थे जिनकी लड़ाई हमको लड़नी थी उस टाइम पे। तो राम जेठमलानी ने खाली अपीयर होने का 25 लाख रुपया लिया था एक हियरिंग का। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है ये, कितने वकील खड़े करने पड़ सकते हैं, कितना बड़ा खेल खेलना पड़ सकता है। तो वो वहां चला जाता है कि लो तुम्हारा ये पकड़ो, तुम्हारा ये पकड़ो, तो वो होता रहता है जमा। फिर उसके बाद आपका महीने 2 महीने में जब हाथ थोड़ा ढीला हो जाए, जब आपको यकीन हो जाए, जब आपको पता चल जाए। अभी कोई ऐसा है जिसके रोज बैंकों के फोन आते हो आवेदन से पहले और आवेदन के बाद गायब हो गए हों फोन करने वाले? है कोई? वो देखो ये है। मतलब आवेदन से पहले फोन आ रहे हैं, आवेदन लगते ही फोन आना बंद। ऐसे कैसे हो सकता है? आवेदन में ताकत है तभी तो हो सकता है। अब आपको केवल संगठन की ताकत बढ़ानी है, क्योंकि बैंकों के अगर हमारे आवेदन में दम नहीं होगा तो बैंकों के पास पूरी वकीलों की फौज रहती है, वो रगड़ देगी हम सबको। लेकिन अगर हमारे में दम है तो बैंक चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते, उनको पता है तुमने इनको ठीक कह दिया तो भी फंसोगे, गलत कह दिया तो भी फंसोगे, तो बेटर है हम चुप ही रहें। मतलब आप पूछोगे कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया क्या, तो बैंक जवाब देगा नहीं नहीं भाई साहब मैंने बुखार की गोली ले ली थी। आप बोलोगे पैसा डिवेलुएट किया क्या, वो बोलेगा नहीं शिमला मिर्च बनाई थी हमने कल खाने में। मतलब पूछोगे कुछ और ही और वो जवाब कुछ और ही दे रहा है। मतलब आपकी बात का सीधा जवाब वो देगा ही नहीं, क्योंकि आपकी बात का हाँ या ना में उसने जवाब दे दिया तो वो फंस गया समझो। सो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए, वो उधर से डॉक्यूमेंट तैयार होके आ जाएंगे। अगर इमरजेंसी नहीं है तो हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, क्योंकि काफी लंबा उनके पास पेंडिंग है, और इमरजेंसी है तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। आपको जो तैयारी करनी है वो 19 तारीख की करनी है। 19 को जो करनाल में रैली है उसके लिए आपको अपनी टीम को तैयार करना है कि ये नस्ल बचाओ रैली को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। आप कैसे इसको करेंगे वो देखिएगा। बाकी लोन मुक्ति वाला तो मुझे लगता है महाराष्ट्र जो है वो पूरे भारत को खिला सकता है।
बंबई में अगर अपने को मोटे मोटे सेठ 50-50 100-100 करोड़ वाले मिलेंगे तो आपकी भी कंपनियां खूब खुलवा देंगे। वो नहीं चिंता करना। अभी फिलहाल हम 19 वाली रैली पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको मतलब इलेक्शन लड़वाना भी सिखाएंगे, पॉलिटिकल लोगों के कान काटना भी सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि अभी तक आपका बेवकूफ बनाया इन्होंने, अब हमारी बारी है इनको मजा चखाने की। सारे पॉलिटिकल लोगों को भी, सारे बिजनेस करने वालों को भी, सरकार को भी देखेंगे, सबको देखेंगे। इनके पैरों के नीचे की जमीन नहीं निकाल ली तो हमारा नाम नहीं, समझ लो फिर। भाई जी, राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट जो राजू दीक्षित जी ने दिया था, तो जेएसएम इसके लिए कैसे काम कर रहा है, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट? मैं मालिक हूं, मैंने बोल दिया, वो हो गया। जिस दिन पब्लिक को ये समझ आ गया उस दिन किसी की औकात ही नहीं है विधानसभा में बैठने की, अगर जनता चाहेगी कि नहीं करना है। बाकी इसके ऊपर हम बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं कि घर पे बैठा बैठा तय करेगा मालिक, जनता तय करेगी कि हमारा नेता को अभी कितनी नाक रगड़वानी है सड़क के ऊपर, इसकी तैयारी कर रहा है जनता सरकार मोर्चा। एक छोटा सा सवाल है, मेरे हिसाब से लास्ट सवाल लेते हैं क्योंकि आगे एक छोटा सा सेशन होगा, तो क्वेश्चन एंड आंसर चालू रहेंगे, तो क्वेश्चन एंड आंसर से गाड़ी यहाँ वहाँ भटकती रहेगी और उनको एक छोटा सा लेक्चर भी देना है, तो लेक्चर में उनकी बातें सीधे रख सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल लेते हैं। बाकी बैंकों का लोन के रिगार्डिंग तो बहुत सारा बात होती रहती है और वो चलती रहेगी। आप सबको निशंक मन से यहाँ से बाहर निकलना है कि जिसके पास जितना बड़ा लोन उसका उतना बड़ा स्वागत। तो हंसने की बात है लेकिन सही बात है, कोई लोन का टेंशन मत लीजिए, कोई भी प्रेशर है, कोई भी टेंशन है तो उसको आप उससे डरिए मत, उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो वो कर्जे के सवाल है उनको थोड़ा बाजू में रख के एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। तो ये सवाल है कि मुझे यह प्रश्न है कि सारे रिकवरी सेंटर DRI में चलते हैं, उनके DRT में चलते हैं, तो उनके व्यतिरिक्त आर्बिट्रेशन के लिए बुलाते हैं जिसका चार्ज कर्ज लेने वाले को ही देना पड़ता है, जो 15,000 तक है। DRT आर्बिट्रेशन जो अवार्ड दिया जाता है जिसमें डबल इंटरेस्ट या पोजीशन का फैसला दिया जाता है, इस पर कैसे बचाव कर सकते हैं? काफ़ी लोगों के घर को सील किया है और एक्शन लीलाव की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गुंडागर्दी का कोई समाधान नहीं है। DRT को बनाया ही इसलिए गया है कि बैंकों को लाभ मिल सके और लोगों की जमीनों को, मकान को, दुकान को, ट्रैक्टर को, गाड़ी को, सबको जब्त किया जा सके। जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, इनको बनाने के पीछे की जो साइंस और साइकोलॉजी है वो ये है कि अगर वो कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट में नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करना पड़ेगा उनको। कोर्ट में वो मतलब अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, न्याय तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई दस्तावेज उठाना पड़ेगा। हम जैसे लोग दस्तावेज उठा के उनको पकड़ा देते हैं तो कोई इलाज नहीं होता, फिर उनको भागना पड़ता है। फिर वो मालिक की शर्तों पर यानी हमारी शर्तों पर फिर वो करते हैं, क्या बोले तो उसको नेगोशिएट करते हैं। परंतु यदि मामला DRT में है तो DRT के सारे फैसले केवल एक चीज पर केंद्रित होते हैं और वो है बैंकों के नियम, ना कि न्याय या कानून या दस्तावेज। नियम, वो नियम बैंकों ने बनाए हैं, तो वो बैंकों के नियम फॉलो कराने के लिए ही DRT या किसी भी ट्रिब्यूनल, चाहे NGT हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, चाहे इंडिया का जो अपने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, CLT है ना, NCLT, हाँ, उसका पर्पस भी यही है कि कंपनियों को बेनिफिट कैसे देना है। तो इनका पर्पस है बेसिकली आम इंसान को लूट करके उसकी प्रॉपर्टी को बैंकों को सौंपना। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, जो आपने आवेदन लगाया है वो DRT में भी लगा दो और जो DRT ने फैसला दिया है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दो।
हाई कोर्ट में चैलेंज करोगे तो ये काम करना पड़ेगा। अभी आने वाले वक्त में आप लोगों के जिनके कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो चुके होंगे, उस केस की कॉम्प्लिकेशन के आधार पर या उसके बेसिस पर हम लोग आपके बिहाफ पे हम हाई कोर्ट को चैलेंज करने वाले हैं। हाई कोर्ट में जो इन्होंने डिवैल्यूएशन किया है और खास तौर पे जो कॉइनेज एक्ट 2011 है जिसका इन्होंने हवाला देना शुरू किया है अभी, उसको चैलेंज करना है। वो मतलब कंप्लीटली इलीगल है, तो उसको जब लपेटेंगे तो पता चलेगा। और इसीलिए हर जिले में, हर स्टेट में हमारे पास टीम होना बड़ा जरूरी है। आपको ध्यान हो, जब वैक्सीनेशन वाले दौर में जब सरकारों ने जबरदस्ती की हुई थी तो संविधान का हवाला देते हुए सब जगह पर केस डाले गए थे। और जब अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम ने सारे देश में केसेस डाले थे तो केवल एक जगह से केस आया था, मेघालय हाई कोर्ट से, कि ये कंपलसरी नहीं है। आप सोचो, मेघालय हाई कोर्ट ने नागरिकों को बचाने के लिए फैसला दे दिया और एक हाई कोर्ट का फैसला पूरे भारत में लागू हो गया, हर हाई कोर्ट में, हर स्टेट में लागू हो गया। इसी तरह से हम लोग हर जिले में, हर स्टेट में, हर गांव तालुका लेवल पर लोग तैयार कर रहे हैं। हमें नहीं पता कहां कौन कितना अकल वाला जज मिल जाए, फटाक से हमको एक फैसले की दरकार है, एक फैसला, क्योंकि ये सब माल बिका हुआ माल है। जब अब आप ये सोचो, जिस जज का रीडर तारीख देने के लिए 200-200 रुपए लेता हो, उस जज से या उस न्यायपालिका से या उस न्याय प्रणाली से आप न्याय की उम्मीद करोगे क्या? मतलब उस जज को मालूम है उसकी कुर्सी के, उसकी नाक के नीचे वहां उसके पास बैठा कुर्सी वाला आदमी रुपए पे रुपए ले रहा, रोज शाम को लस्सी दूध उसको दे रहा है, बादाम खिलाने को दे रहा है, और वो भी मतलब क्या ही बोलूं, मतलब आप समझ लो कि मतलब मैं कहना तो ये चाह रहा था कि वो जज भी, चलो रहने देता हूं, कहता नहीं, फिर कह लूंगा, मतलब कुछ भी, वो जज कहां न्याय कर पाएगा? तो न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो, पर कभी कहीं कोई ऐसी जगह पर, कोई ऐसी कुर्सी पर कोई माई का लाल बैठा हो जो कानून की बात, जो जायज बात सुन ले, और क्या पता अपने कागज, अपनी कलम को उधर को ले चलेगी जो जनता के हित की हो, उस दिन सारा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए ट्राई करने में हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। कई बार जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरी एक आदत है कि मतलब मैं एक बार कहीं पर बोल रहा था एक मोटिवेशन स्पीच में, तो वहां मैंने बोला कि जो अपॉर्चुनिटी है ना वो हर किसी को मिलती है, अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है। हम लोग उसको मतलब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे ऊपर है। तो अब इसे ऐसा समझो कि अपॉर्चुनिटी का घोड़ा हर किसी के नीचे से होकर गुजरता है, आपको उसके ऊपर बैठना है कि नहीं बैठना है ये आप तय करिए। तो मेरे को बोलता है कि मैंने कहा कई बार ऐसी हालत भी आती है कि वो आपको लगता है अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो होती नहीं है, जैसे लालच होता है, कई बार डर होता है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है। तो एक साथी बोलता है कि फिर आपको कैसे पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी वाला घोड़ा है? तो मैं कहता हूं मैं उछलता रहता हूं, जो भी घोड़ा आएगा बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं समझे? हम काम करते रहते हैं, हमको नहीं पता कौन सा घोड़ा, कौन सा जज हमारे काम का निकल आएगा। और वो जो एक फैसले की दरकार है, कहीं पर एक कानूनी कागजी कार्रवाई में मिल जाए हमको उनका लिखा हुआ, हमारे लिखे हुए तो बहुत हैं, हमारे पास सारे के सारे कानून सम्मत बातें हैं, पर कहीं कोई ऐसा माई का लाल जो वाकई अपनी आत्मा की आवाज सुनता हो, ऐसे जज के इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, ये पद्माकर पाटिल जी का है जो ठाणे, पालघर, कल्याण ऐसे जिलों में जो अब गांव है, इन गांव में जो लोगों के 2500 साल पुराने यहाँ पे रहते हैं, उनको गंदी बस्ती का नाम दिया गया है और इनको विकास के नाम पे कबूतर खाने में डालने के क्लस्टर के नाम पे योजनाएं बना रहे हैं। और जिन किसानों की ज़मीन नहीं बेची उनको ज़मींदार, अस्पताल, पुलिस स्टेशन बनाना जा रहा है। यानी अलग अलग योजनाएं लाके जो जमींदार गांव के लोग हैं
उनको विस्थापित किया जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने खाने से पहले का सेशन अगर आपने सुना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो आपको लालच देकर, वो आपको डरा कर उस जगह पे कुछ और बनाने वाले हैं। यहाँ पर मॉल बनेगा, यहाँ पर मेट्रो बनेगी, यहाँ पर फलाना बनेगा, यहाँ पर ढिमकाना बनेगा, यहाँ विकास होगा, ये शहर में शामिल हो जाएगा, इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, इसके इंतकाल हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसका लोन हो गया है, एंड सो ऑन। यहाँ थाना बनेगा, यहाँ स्टेडियम बनेगा। आपके असली जगह से विस्थापित करना ही टारगेट है, क्योंकि आपके विस्थापित होते ही आप शरणार्थी हो जाओगे, और शरणार्थियों का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता। इसलिए अगर वहाँ के लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए, लड़ने के लिए तैयार किया जाए, तो इस विकास रूपी विनाश को रोका जा सकता है। वरना ये हमारी अगली संतानों को कुचलने के लिए बहुत बड़े रोड रोलर का रूप धारण करता जाएगा। अभ्यास जर का मोठा असेल तर कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरं देणं सहज शक्य आहे। अगर नॉलेज है तो ही आंसर दिए जा सकते हैं। और आप सभी ने देखा कि डॉक्टर साहब ने आप सभी के जो सवाल थे उनका कोई भी सवाल उन्होंने टाला नहीं, हर एक सवाल का उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जवाब देने की कोशिश की है। तो क्या डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार ताली हो सकती है? हम सभी लोग डॉक्टर जी के लिए एक जोरदार ताली लगाएंगे और साथ में जोरदार नारा करेंगे, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की।